तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरमेंट में इतना है और ये बहुत लो कंसंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा लो कंसंट्रेशन, ठीक है। H2O के बारे में भी तुमको बताइए कि भर भर करके अवेलेबल है। टेम्परेचर ये डिपेंड करेगा कि कौन से रीजन का प्लांट हम लोग ले रहे हैं। जैसे ट्रॉपिकल रीजन का लोगे तो टेम्परेचर अलग काम करेगा, सब ट्रॉपिकल रीजन का लोगे तो टेम्परेचर अलग से काम करेगा। तो कुल मिलाकर के इसका भी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक अमाउंट पे है। तो आउट ऑफ दीज फोर फैक्टर्स सबसे कम अवेलेबिलिटी किसका है? 450 तक इसको कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में इसका हालत पंचर हो जाता है, क्लियर। और इसको चाहिए 450। तो अगर हम लोग किसी तरीके से कंसंट्रेशन को 500 कर, मतलब 500 ppm कर दिए या 0.05% तक ले आए, तब के केस में ये तो उसी रेशियो में करेगा ना भाई, क्योंकि इसको तो 360 चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 400 अवेलेबल है। अब 400 को तुम 500 भी कर दोगे तो इसके फोटोसिंथेटिक रेट में ज्यादा इंपैक्ट थोड़ी आएगा, क्लियर। लेकिन क्योंकि ये बहुत मुश्किल से 450 तक पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रेट कंसंट्रेशन को लेकर के जा रहा है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस होता कैसे जाता है? रात के टाइम पे इनके लीक ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद उसको वैक्यूल्स में स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। फिर जब अगला सुबह होगा तो सनलाइट आ जाएगा, फिर उसी वैक्यूल में रखे हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे और वही तीसरी साइकिल अपना स्टार्ट कर देंगे। तीसरी साइकिल जैसे स्टार्ट कर देंगे इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया फिर, ठीक है भाई। चलो तो शुरू किया जाए। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि बारिश हो रहा है और मैं रात के 8:30 बजे तक वेट किया और फिर से अगर बारिश हो गया तो आज की क्लास भी भगवान के भरोसे चला जाएगा। इससे बढ़िया है कि अभी ऑफलाइन वाले बैच का एक खाली था तो मैंने इसी टाइम पे तुम्हारा, ये हालांकि एकदम सडन हुआ है भाई, जितने लोग लाइव आ जाओगे बहुत बढ़िया है, जो लोग लाइव नहीं आ पाओगे रिकॉर्डेड देख लेना। अभी जब तक मौसम का ये हाल रहने वाला होगा थोड़ा सा साथ साथ मेरे कोऑपरेट करते हुए निकलो ताकि क्लासेस जो है हम लोग के प्रॉपरली हो जाए। अदरवाइज आज फिर छोड़ देंगे, कल पे डिपेंड हो जाएंगे। कल मान लो फिर बारिश होगा तो इस हफ्ते में जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करने का सोचा हुआ था वो फिर रुक जाएगा। चलो फिजिक्स तो खत्म हो चुका, बायो को भी आज एनी हाउ खत्म करना ही है, ठीक है। क्लियर क्लियर। चलो भाई तो 1 सेकंड बस वेट करो, 1 सेकंड फिर स्टार्ट करें। क्लियर, गुड, ठीक है। चलो तो यहां से आज हम लोग का जो टॉपिक बाकी, हालांकि बहुत ज्यादा तो है लेकिन फिर भी भाई पूरा क्लास खा देगा, ये जितना भी बचा हुआ है एक क्लास तो ले ही जाएगा, ठीक है। क्लियर। हाँ एक चीज और, मैंने वो कल एक जगह पे नोट डाउन करना छोड़ दिया था उसको, जहां पे देखे थे फोटो रेस्पिरेशन के लिए कंडीशंस, वहां पे हम लोगों ने O2 का कंसंट्रेशन को हाई बताया हुआ था। तो एक पॉइंट हम लोगों ने उस पर लिखा हुआ था O2 का कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। तो ये जो O2 का कंसंट्रेशन हाई होता है और फोटो रेस्पिरेशन तुम्हारा चलता है, इसको हम लोग एक इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वार्बर्स इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग वार्बर्स इफेक्ट बोलते हैं, लिख लो ना भाई, बहुत ज्यादा नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, इस वाले केस को हम लोग बोल रहे हैं वार्बर्स इफेक्ट। लिख लो अभी 2-3 और नाम, तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा ये, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है तो ये नाम तुम्हारे बुक कॉपी में नोट्स में रहना चाहिए, वार्बर्स इफेक्ट, क्लियर। वार्बर्स इफेक्ट। चलो एक ये छूटा हुआ था, कल हम लोगों ने लाइट कंप्लीट किया हुआ था। अब उसके एक दो फैक्ट जो थे ये कल मैंने तुमको आखिरी में नहीं करवाया था, आज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट उसी के नीचे में लिखो फॉर फोटोसिंथेसिस लेस देन 10% ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। अब ध्यान देना यहीं पे थोड़ा सा तुमको समझना है, कल एक्चुअली में मेरे को इसी को भी उसी के साथ निपटा देना था, पता नहीं ध्यान में कैसे नहीं आया, बट चलो कोई नहीं, कल दिमाग से उतर गया तो आज इसको दिमाग में बिठाओ। तो हुआ क्या है यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि लाइट जो है ये 10% का रिक्वायरमेंट होगा। हम लोगों ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स देखा हुआ था, तो जो हम लोगों ने लाइट को लेकर के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एक्सप्लेन किया हुआ था, वहां पे हम लोगों ने स्पेसिफिक कंडीशन रखा हुआ था, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपना जितना लेवल का उतना ही रहे, वाटर अपने लेवल जितना पे है उतना ही रहे। तो अगर सिर्फ लाइट के इंटेंसिटी को ही ऊपर नीचे किया जाएगा तब के केस में फोटोसिंथेसिस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है लाइट का इंटेंसिटी अगर वहां से कम कर दोगे तो जितना लाइट का रिक्वायरमेंट होगा वो कम हो जाएगा, और उस केस में लाइट का इंटेंसिटी जो रहेगा, लाइट जो रहेगा तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर वहां पे बन करके आने वाला होगा, क्लियर। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान समझना, कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब ये टर्म कंफ्यूज कर सकता है
इसीलिए इसको ध्यान से समझना। एक्चुअली में जो हमारे पास चार सब्सटेंसेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ, चार एक्सटर्नल फैक्टर्स देख रहे हैं। एक तो हो जाएगा लाइट, क्लियर, एक हो जाएगा यहां से CO2, नेक्स्ट आ जाएगा यहां से वाटर, और एक आ जाएगा टेम्परेचर। ये चार हम लोग देख रहे हैं। लाइट तो भाई भर भर करके प्रेजेंट है, जितना लाइट का रिक्वायरमेंट हो सन से इतना आ रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो लाइट जो है ये प्रॉपर अमाउंट पे अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तुम्हारा 0.03% से लेकर के 0.04% तक होता है, ठीक है। पीपीएम अगर इसका वैल्यू निकाला जाता है तो ये तुम्हारा 300 पीपीएम से लेकर के 400 पीपीएम तक इसका वैल्यू आने वाला होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरमेंट में इतना है, और ये बहुत लो कंसंट्रेशन है, बहुत ही ज्यादा लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। H2O के बारे में भी तुमको पता है, ये भी भर भर करके अवेलेबल है। टेम्परेचर ये डिपेंड करेगा कि कौन से रीजन का प्लांट हम लोग ले रहे हैं। जैसे ट्रॉपिकल रीजन का लोगे तो टेम्परेचर अलग काम करेगा, सब ट्रॉपिकल रीजन का लोगे तो टेम्परेचर अलग से काम करेगा। तो कुल मिलाकर के इसका भी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक अमाउंट पे है। तो आउट ऑफ दीज फोर फैक्टर्स सबसे कम अवेलेबिलिटी किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लियर। तो मोस्टली अगर मान लो इन चारों को हम लोग एक साथ कंबाइनली कंसिडर करें, तब के केस में जो लिमिटिंग फैक्टर तुम्हारा मोस्टली केसेस में बनने वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो चारों को अगर कंसिडर करोगे साथ में, और चारों को अगर वेरी हम लोग कर सकते हैं, उस केस में ज्यादा चांसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर बन करके आए। तो लिमिटिंग फैक्टर, सबसे मेजर चांसेस लिमिटिंग फैक्टर होने का किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ध्यान देना, अब यहां पे मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सो लाइट इज रेयरली, भाई लाइट का अमाउंट कम हो गया तो वो क्या बनेगा? लिमिटिंग फैक्टर बनेगा। अदरवाइज हमारे पास मोस्टली सिचुएशंस ऐसे प्रेजेंट होंगे जहां पे लाइट तुम्हारा सफिशिएंट अमाउंट पे अवेलेबल होगा, क्लियर। मैक्सिमम केसेस में, रेयरली कोई ना कोई ऐसा तुमको कम से कम केसेस देखने के लिए अभी बताऊंगा कौन कौन से केसेस में, वहां पे ही तुम्हारा लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर के जैसा बिहेव करने वाला होगा। अदरवाइज लाइट जो है ये रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है। सो लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं देख लूं, फिर पता चला क्लास खत्म हो चुका है और ऑनलाइन में तो मुश्किल से एक दो लोग हैं, दो लोग, ठीक है। अब बाकी लोग सारे रिकॉर्डेड देखने वाले रहेंगे, बाकी सारे के सारे रिकॉर्डेड देखने वाले रहेंगे। तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना भाई, बिना रिकॉर्ड में वो लोग देखेंगे क्या? स्क्रीन आकर के तो देख करके वापस जाएंगे नहीं, ठीक है। 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट जस्ट। तो ठीक है भाई, चलो, तो इधर भी ऑन हो चुका है, अब कंटिन्यू करें आगे हम लोग इसको, ठीक है। हाँ, तो इस पे क्या लिखे? लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर। लाइट जो है ये तुम्हारा रेयर कंडीशंस में क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर होता है। अब कौन कौन से केसेस में तुमको लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर का जैसा दिखने वाला होगा, समझो ध्यान से। एक तो तुमको दिखेगा फॉर एज, ऐसे लिखो, एग्जाम्पल में लिखो जहां पे ये लिमिटिंग फैक्टर बनता है। एक हो जाएगा तुम्हारा डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में जैसे अमेजोन का जो फॉरेस्ट ले लोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा टॉल प्लांट्स रहते हैं और कैनोपी बनाते हैं। कैनोपी मतलब समझ में आता होगा, वो जो अपर पार्ट रहता है पूरा प्लांट घेर लेता है, तो जिसकी वजह से सनलाइट जो रहता है ये बहुत कम अमाउंट पे नीचे तक पहुंच पाता है। बहुत सारे रीजन ऐसे रहते हैं भाई, वो अमेजोन में चले जाओगे तो कि दिन के दोपहर में टाइम के भी तुमको वहां पे टॉर्च लेकर के जाना पड़ेगा, इतना ज्यादा अंधेरा रहता है वहां, ठीक है। तो ये केसेस वहां पे तुमको देखने के लिए मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसा अगर कंडीशन आ रहा होगा तब के केस में जो छोटे छोटे प्लांट रहेंगे इनके पास में प्रॉपर अमाउंट पे लाइट ही नहीं पहुंच रहा होगा, ठीक, और उनके लिए तब ये क्या बन जाता है? एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है। नेक्स्ट एक तो आ जाएगा ये, सेकंड, प्लांट्स प्रेजेंट इन डीप ओशियन। क्योंकि डीप ओशियन में भी जो तुम्हारे लाइट रहता है इसका भी अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, इसी वजह से तुम्हारा यहाँ पे ये दो केसेस आ जाएंगे। एक हो जाएगा डेंस फॉरेस्ट, एक हो जाएगा तुम्हारा प्लांट कहां पे?
जो समंदर के एकदम नीचे में होते हैं, इन दोनों केसेस के लिए तुमको लाइट जो है ये लिमिटिंग फैक्टर दिखने वाला होगा। बस लाइट के लिए ये छूटा हुआ था एक्स्ट्रा, जल्दी नोट डाउन करो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्या बोलना चाहिए वो टेम्परेचर करते हैं, खत्म। जल्दी करो जल्दी। अच्छा तुम्हारा कैंप पाथवे भी छूटा हुआ है भाई, मैं बोल के रखा था ना उसको करो, चलो जल्दी करो, करवा देते हैं कैंप पाथवे पे। ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ही बताऊंगा, जल्दी करो जल्दी, जितना तुम्हारे काम के लायक है सिर्फ उतना करवाया जाएगा। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, देखो करंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 इन द एटमॉस्फेयर इक्वल कितना है 0.03% से लेकर के 0.04% तक। इसी को अगर पीपीएम में लिखोगे तो ये आ जाएगा भाई 300 पीपीएम से लेकर के ये हो जाएगा 400 पीपीएम तक। क्लियर? तो दोनों फॉर्मेट में तुमको इसका वैल्यू याद रखे रहना है। अब ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली ये तुम्हारे बहुत ही कम अमाउंट में हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये जो रहेगा ये तुम्हारा मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो इसमें लिख लो सो CO2 इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दो, प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में हम लोगों ने दो टाइप के प्लांट्स डील किए हुए हैं, एक हो जाएगा तुम्हारा C3 प्लांट्स और एक हो जाएगा तुम्हारा C2 प्लांट, सॉरी C4 प्लांट्स। एक हो जाएगा C3 प्लांट्स, एक हो जाएंगे तुम्हारे C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स में होता क्या, ध्यान देना, C3 प्लांट जो रहता है ये अपना क्या बोलते हैं उसको, जो फोटोसिंथेसिस का पिक पे पहुंचते हैं, इनके लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू चाहिए वो 300 कितना लिया हुआ है यहाँ पे, 300 और 400 लिया हुआ है ना, तो इनके लिए चाहिए रहता है 450 पीपीएम of CO2 required for photosynthesis. हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखो भाई, फॉर हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? और C4 प्लांट जो रहते हैं इनको तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का 360 पीपीएम रिक्वायरमेंट होता है। अब तुमको वैल्यू देख करके यहां से जज हो रहा होगा थोड़ा मोड़ा पॉइंट, 300 से लेकर के 400 पीपीएम तक का तो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तब के केस में C4 प्लांट्स अपना आराम से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो C3 प्लांट्स का केस आ जाता है, क्योंकि इनको ज्यादा अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट है, C3 प्लांट्स रिक्वायर्ड 450 पीपीएम, तो इस वाले केस में इतना तो हमारे एनवायरमेंट में ही अवेलेबल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किसी तरीके से प्लांट वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को, क्योंकि CO2 को वहां पे जैसे CO2 को अगर एक्यूमुलेशन अगर उसका करना चालू करेगा, CO2 को एक जगह पे डिपॉजिट करना चालू करेगा, जाहिर सी बात है वहां पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज करेगा। जैसे C4 प्लांट के केस में हम लोगों ने देखा हुआ था कि जब मेसोफिल सेल से वो कहां पे जाता है, बंडल शीथ सेल में, तो बंडल शीथ सेल में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली टूटते जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो बंडल शीथ सेल में हमेशा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन से आरयूबी पे बाइंड ही नहीं होता और फोटो रेस्पिरेशन वहां पे चलता ही नहीं है। ऐसे ही जो C3 प्लांट्स रहते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में पहले एक्यूमुलेट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो तुम्हारा पहुंच जाता है 450 तक। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब ध्यान दो, क्योंकि ये 450 पीपीएम पे अपना फोटोसिंथेसिस का एकदम पीक दिखा रहा है और ये 360 पीपीएम पे दिखा रहा है, तो भाई 360 पीपीएम हमारे तो एनवायरमेंट में 400 तक है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 400 से बढ़ा करके 500 भी कर देंगे, तब के केस में इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है C3 प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक रेट है ये तुम्हारा इंक्रीज होगा। तो आगे इसमें लिखेंगे इफ if concentration of CO2 is increased to 0.05, बुक में यही लिखा हुआ है, वही लिखो। if concentration of CO2 is increased to 0.05%, then photosynthetic rate of C3 plant will increase as compare with C4 plants। ठीक है, लिखो then अब समझो 450 तक इसको कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में इसका हालत पंचर हो जाता है, क्लियर, और इसको चाहिए 450। तो अगर हम लोग किसी तरीके से कंसंट्रेशन को 500 कर मतलब 500 ppm कर दिए या 0.05% तक ले आए, तब के केस में ये तो उसी रेशियो में करेगा ना भाई, क्योंकि इसको तो 360 चाहिए, हमारे पास तो ऑलरेडी 400 अवेलेबल है। अब 400 को तुम 500 भी कर दोगे तो इसके फोटोसिंथेटिक रेट में ज्यादा इंपैक्ट थोड़ी आएगा, क्लियर। लेकिन क्योंकि ये बहुत मुश्किल से 450 तक पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रेट कंसंट्रेशन को लेकर के जा रहा है, अगर हम लोग ऑलरेडी इसको 500 प्रोवाइड कर दें तो इसका भाई ये 450 जो ये लेकर के आया हुआ है ये भी तो बहुत मुश्किल से उसको कलेक्ट कर रहा होगा ना, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑलरेडी इसको 500 का अगर कंसंट्रेशन करके दे देंगे तो जाहिर सी बात है C3 प्लांट में तुमको जो फोटोसिंथेटिक रेट है ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये तो चल रहा है जैसे चल रहा है, अब 400 करो, 500 करो, 800 करो, 1000 करो, कार्बन डाइऑक्साइड इसको 350 का ही चाहिए, 360 ppm का ही चाहिए रहता है, वो उसको मिल ही रहा है, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस उसी रेट पे करना चालू करेगा। लेकिन C3 प्लांट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 450 ppm लाना, ठीक ठीक। तो इस वजह से अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज्ड टू 0.505% एनवायरमेंट में, देन फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ C3 plants will be increase। ठीक, इसके लिए ग्राफ भी है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में देखने के लिए मिल जाता, बट मैं उसको तुमको नहीं करवाने वाला, कोई काम का नहीं है, मारो गोली उसको, लिखो इतने को पहले, ठीक है। इसका एक तुम्हारा ग्राफ भी है, जैसा ग्राफ हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए कल देखा हुआ था वैसे ही इसके लिए भी ग्राफ है। C3 प्लांट और मैं बना दे रहा हूं, बाकी तुम्हारे काम का नहीं है भाई, बना दे रहा हूं। चलो ये हो जाएगा C3 प्लांट्स के लिए ग्राफ, और ये हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा C4 प्लांट्स के लिए और ये हो जाएगा C3 प्लांट्स के लिए। ये फोटोसिंथेटिक रेट है। यहां पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा C3 प्लांट, अब सैचुरेशन आ गया है, मतलब यहां पे कितना कंप्लीट हो जाएगा 450 ppm, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा भाई ये 450 ppm का, और ये कितना आ जाएगा, ये तो कम है, ये तो 360 है, तो ये हो जाएगा 360 ppm का। तो ये एक ग्राफ है जो कि ये डिनोट करता है कि C3 प्लांट 450 पे पिक पे जाएंगे और उसी से फिर अपना कांस्टेंट क्या करने वाले रहेंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाले रहेंगे। C4 प्लांट जो रहता है ये 360 तक में पिक पे जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट फोटोसिंथेसिस करते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसके लिए एक ग्राफ, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अब मैं ड्रॉ कर दिया हूं यहाँ पे, तो तुम अपने कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी जल्दी करो। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही है। अब देखेंगे टेम्परेचर, वो छोटा सा है, उसके बाद देखेंगे H2O, फिर तुम्हारा केम पाथवे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे। होने को तो भाई पिछले वाले एग्जाम में इसमें एक और टर्म से आया हुआ था क्वेश्चन, छोटा सा ही है, वो भी देखते हैं, टाइम होता है तो उसको भी करवा दूंगा आज, क्लियर। अच्छा, इसको एक काम, ये जो हम लोगों ने इंक्रीज किया हुआ है ना, इंक्रीज अगर करेंगे तो जाकर के इसका इंक्रीज होगा फोटोसिंथेटिक रेट। इस वाले इफेक्ट का भी एक नाम है भाई, इसको भी लिख लो, known as CO2 fertilization effect।
नोन एज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। तो ये जो हम लोगों ने इसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, जिसके वजह से C3 प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक रेट होगा वो बढ़ने वाला होगा एज कंपेयर टू C4 प्लांट। C4 प्लांट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला ज्यादा, ठीक है। तब के केस में इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ, सॉरी, नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। क्लियर हो गया क्या? डन, गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दो, नेक्स्ट, ये तो सेकंड नंबर हो गया। थर्ड, पहले लाइट, सॉरी, पहले टेम्परेचर देख लो, छोटा सा जल्दी हो जाएगा, हालांकि H2O भी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन पहले टेम्परेचर निकाल लो। थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर का बेसिकली लाइट नहीं है ना, ये टेम्परेचर है। लाइट अलग है, लाइट हम लोगों ने देख चुका, ये टेम्परेचर है। तो लाइट और टेम्परेचर दोनों में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग चीजें हैं ये। तो टेम्परेचर जो है ये तुम्हारा कैसे काम आएगा, ध्यान देना, समझो। टेम्परेचर का यूज बेसिकली तुम्हारा डार्क रिएक्शन में होने वाला होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस रहता है ये तो कंप्लीटली तुम्हारा लाइट पे डिपेंडेंट है, और लाइट आकर के वहां पे इंसिडेंट हुआ, मतलब तुम्हारा लाइट रिएक्शन हो चुका कंप्लीट। अब जो सेकंड रिएक्शन है, ठीक है, मतलब सेकंड रिएक्शन बोलने का मतलब डार्क रिएक्शन है, मेनली टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट तुम्हारा वहीं पे होता है, ठीक है। क्लियर, तो इस पे लिखेंगे जैसा बुक में लिखा हुआ वैसे ही लिखो, एज एज डार्क रिएक्शन इज एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर का जहां पे बेसिकली यूज होता है, सो टेम्परेचर इज यूज्ड हियर, ऐसा लिख सकते हो, या डार्क रिएक्शन, तो टेम्परेचर यहां पे लिख लो, सो ऐसे लिखो, सो डार्क रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ना लिखो, टेम्परेचर सेंसिटिव लिखो। डार्क रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, लेकिन ये ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, मोर देन लाइट रिएक्शन। मोर देन लाइट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा, क्या बोलना चाहिए, टेम्परेचर को लेकर के। अब हमारे पास प्लांट्स हैं भाई दो टाइप से, एक हो जाएगा C3 प्लांट्स और एक हो जाएगा C4 प्लांट्स। जैसे प्लांट्स के केस की बात करें, इनको हम लोग लेस टेम्परेचर ऑप्टिमम बोलते हैं, लिखो फिर समझाते हैं। C3 प्लांट्स, ऑप्टिमम एज एज प्रेजेंट एट दी, कौन से रीजन में आएंगे ये, सब ट्रॉपिकल रीजन। has grown in the subtropical region या temperate region। क्लियर, और यहां पे आ जाएंगे भाई C4 प्लांट्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये, more temperature optimum, more temperature optimum has grown in tropical region।
हैज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन। बस एक सेकंड वेट करो भैया, बारिश खत्म होता है फिर उमस जो है भयानक हो जाता है। एक मिनट। ठीक, चलो तो यहां पे हम लोग देख रहे थे C3 टेम्परेचर को लेकर के, C3 और C4 प्लांट्स में। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझो ध्यान से। लेस टेम्परेचर ऑप्टिमम बोलने का मतलब ये टेम्परेचर कम यूटिलाइज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये तुम्हारे सब ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले रहेंगे, तो इनमें टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट कम होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। और C4 प्लांट जो है ये तुम्हारे हाई टेम्परेचर वाले जोन में रहते हैं, तो भाई हाई टेम्परेचर वाले जोन में रहते हैं तो इनको ज्यादा टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस करने का आदत हो चुका है, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि मोर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ये ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर में भी अपना फोटोसिंथेसिस बढ़िया से कर लेंगे, जबकि इनको कम टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए मिले तो ये भी कर लेंगे, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, लेस टेम्परेचर ऑप्टिमम। अगर टेम्परेचर कम भी हो जाए तो भी इनका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, मतलब डार्क रिएक्शन जो है ये हो जाएगा, लेकिन इनको क्या है, टेम्परेचर का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा फॉर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये लोग को मतलब इन प्लांट्स को ज्यादा टेम्परेचर में रहने का आदत हो चुका है। क्लियर क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर टेम्परेचर ऑप्टिमम और इसमें लिखा हुआ है लेस टेम्परेचर ऑप्टिमम। क्लियर, आ गया होगा ये समझ में। चलो इसको जल्दी नोट डाउन करो। एक बचा हुआ फैक्टर H2O मतलब वाटर, उसको निपटाएं जल्दी, फिर केम पाथवे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और आता है भाई, इमर्शन रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, एक और है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, हालांकि क्वेश्चन तो वहां से भी आया हुआ है, बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर भी करवाएंगे। डन, चलो भाई नेक्स्ट। फोर्थ H2O। अभी पानी तो हमारे आसपास में भरा पड़ा है और उसमें से प्लांट को इसका बहुत कम रिक्वायरमेंट रहता है। क्लियर, लेस देन 1%, तो इसमें लिखना लेस देन 1% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। रिक्वायर्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होगा। क्लियर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेयरली या लिमिटिंग फैक्टर। रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर जो है, जैसे मान करके चलो प्लांट्स में मतलब बहुत कम ही पानी, भाई पानी तो हर जगह है। क्लियर, पानी हर जगह है, वो डेजर्ट वाले रीजन में जब चले जाते हैं तो वहां पे तुम्हारे वाटर का स्कार्सिटी हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि उनके बारे में हम लोग को डील नहीं करना, उनका अलग मैकेनिज्म चलता है। ठीक, वो हम लोग क्या बोलना चाहिए, कैंप पाथवे में देखेंगे। ठीक है, कैंप पाथवे में उन प्लांट्स का यूज किया जाता है, उनको जीरोफिटिक प्लांट बोला जाता है, जीरोफिटिक प्लांट। और जीरोफिटिक प्लांट जो रहते हैं ये तुम्हारे रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन क्लोज करते हैं, तो उसको छोड़ो अभी, उसको अभी रहने तो कैंप पाथवे में उसको दिखाएंगे। तो रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर H2O जो है, अब ध्यान देना, इन केस ऑफ स्ट्रेस ऑफ H2O या स्ट्रेस ऑफ वाटर, स्ट्रेस ऑफ वाटर बोलने का मतलब वाटर का डेफिशिएंसी, जब पानी कम हो जाए, तो इस केस में बुक में साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारे दो केसेस निकल करके आएंगे। सबसे पहले एक तो भाई पानी कम हो गया है, लीफ जैसे मान करके चलो ये लीफ है, लीफ का ये स्टोमेटा है, लीफ का ये स्टोमेटा हो गया, तो जब भी स्टोमेटा ओपन होता है यहां से बाहर से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जाएगा ही जाएगा, अंदर से बाहर ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ अंदर से बाहर यहाँ पे H2O विभाग आता है और इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर लॉस। एक तो पानी का स्कार्सिटी है और ऊपर से भी स्टोमेटा ओपन क्लोज होते रहेगा, तब के केस में वाटर लॉस और होते जाएगा। इस केस में होता क्या है, इस केस में होता क्या है, सबसे पहले नंबर पे प्लांट जो है वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देगा इन केस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर या फिर स्ट्रेस ऑफ वाटर, प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा, प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा। अब जाहिर सी बात है स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो बाहर से अंदर आने वाला CO2 का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से, प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा, सो
CO2 intaking is minimized. अब CO2 का अमाउंट अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस रेट भी कम हो जाएगा. देयरफॉर rate of photosynthesis decreases. क्लियर. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस. दूसरा केस क्या होता है, अगर पानी कम हो जाएगा तो लीव जो है वो सिकुड़ जाता है. ठीक है, तो इसमें लिखना लीव्स गेट विल्ट. ठीक, लीव्स गेट विल्ट. अगर ये विल्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा तब के केस में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका आना था, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं आ पाएगा. दूसरा जो सनलाइट को ये ट्रैप करता, भाई सिकुड़ गया तो कैसे सनलाइट को जाके ट्रैप कर पाएगा. क्लियर, उसका तो मोस्टली पार्ट अब कवर हो चुका रहेगा, तो सनलाइट भी ट्रैप नहीं हो पाएगा. तो लीव्स गेट विल्ट ड्यू टू विच बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाएंगे. क्लियर, एक तो सिकुड़ने की वजह से सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा, ऊपर से सिकुड़ेगा तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा. तो लिखो लीव्स गेट विल्ट, सो सरफेस एरिया गेट रिड्यूस्ड. therefore amount of light and CO2 both get low. Amount of light and CO2 amount of light and concentration of CO2 लिखो भाई, concentration of CO2 reduced. ठीक, और इसके वजह से फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगा, यहां पे भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीजेस. आ गया होगा इतना समझ में. बस भाई इतना ही था तुम्हारा. इतने में तुम्हारे बुक के सारे कंटेंट्स हो चुके हैं कंप्लीट. एक टॉपिक मेरे को एडिशनल बताना है, कैंप पाथवे. बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है. जल्दी इसको नोट डाउन करो. कैंप पाथवे मुश्किल से 10 मिनट में निपटाएंगे. फिर तुम्हारा इमर्शन रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है उसको थोड़ा सा बता देंगे, फिर चैप्टर करेंगे कंप्लीट. ठीक है, डन, गुड. चलो अब एक छोटा सा कैंप पाथवे निकाल दो इसको जल्दी, फिर हो जाएगा भाई तुम्हारा ये सिलेबस कंप्लीट. लिखो नेक्स्ट, कैंप पाथवे. इसको हम लोग बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे. क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अकर इन क्रेसुलेशिया फैमिली, अकर इन plants related to Crassulaceae family. क्रेसुलेसी फैमिली से बिलोंग करने चाहिए. और क्रेसुलेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं बोले तो तुम्हारे डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, वो बबूल का प्लांट हो गया, तो ये सारे जिसमें कि कांटे निकले हुए रहते हैं. क्लियर, तो क्रेसुलेसी फैमिली मतलब कि इसको डेजर्ट प्लांट्स एक तरीके से लिख लो यहीं पे, डेजर्ट प्लांट्स. ठीक,
क्लियर। अब इनको, ये जो प्लांट्स रहते हैं इनको जीरोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, लिख लो, वो भी लिख लो, ऑल्सो नोन एज जीरोफिटिक प्लांट्स। इनको जीरोफिटिक प्लांट्स भी बोला जाता है। क्लियर। जीरोफिटिक बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो प्लांट्स रहते हैं ये रात के टाइम पे अपना स्टोमेटा ओपन क्लोज करेंगे। ठीक है, ठीक है। और रात के टाइम पे, क्योंकि भाई देखो डेजर्ट वाले रीजन में पानी का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सन, दिन के टाइम पे तो सनलाइट वहां पे प्रेजेंट होगा, और अगर दिन के टाइम पे अगर वो स्टोमेटा ओपन क्लोज करते हैं उस टाइम पे इनका वाटर लॉस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये लोग स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रोसेस जो है ये रात के टाइम पे करते हैं। तो यहां पे लिखना ऑल्सो नोन एज जीरोफिटिक प्लांट। तो इनके लिए क्या लिखेंगे, एज, ऐसे लिखो, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, these plants open stomata at night time। ठीक है, ओपन स्टोमेटा एट नाइट टाइम, रात के टाइम पे ये अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे। अब जाहिर सी बात है, रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होगा तो रात के टाइम पे तो सनलाइट होता नहीं है, और बिना सनलाइट का तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, तो इसी को ध्यान में रख करके ये तुम्हारा पाथवे डिजाइन किया। क्लियर। अब ध्यान दो, मे भी इसका डायग्राम मैंने लाया नहीं है, मैं तुमको बता दे रहा हूं इसका थ्योरी। डायग्राम हो सके तो एक बार गूगल करके देख लेना, भाई मैं ले करके नहीं आया हुआ हूं, गूगल करके आज देख लेना। नेक्स्ट तुम्हारे बायो के क्लास में, मतलब मंडे वाले क्लास में मैं तुमको बकायदा इसका इमेज भी ला करके दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं तुमको प्रॉपरली पूरा बता ही दूंगा, बहुत ज्यादा तो है नहीं वैसे भी। तो ध्यान देना, इस वाले फैमिली में या इस वाले प्लांट्स में जो तुम्हारा कैम पाथवे चलता है ये होता कैसे है, ध्यान दो। हाँ, तो इनमें इनमें फोटोसिंथेसिस होता कैसे, ध्यान दो। रात के टाइम पे इनके लीफ ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रैप कर लेंगे, ट्रैप करने के बाद उसको वैक्यूल्स में स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, फिर जब अगला सुबह होगा तो सनलाइट आ जाएगा, फिर उसी वैक्यूल में रखे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और वही C3 साइकिल अपना स्टार्ट कर देंगे। C3 साइकिल जैसे स्टार्ट कर देंगे इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया फिर। क्लियर। ठीक है, ठीक है, बस उतना ही प्रोसेस। तो लिखो, एट नाइट टाइम ऐसे लिखो, एट द नाइट these plants store CO2 in vacuoles, CO2 in vacuoles। ठीक है, and at daytime these CO2 are utilized for photosynthesis। फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे तुम्हारा दो काम, ध्यान देना, दो टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो एटमॉस्फेयर में है और दूसरा वहां से ला करके जब वैक्यूल में डाल दिए तब। तो दो टाइप से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए दोनों ही तुम्हारे क्या होते हैं, एक्सेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो पेप भी होगा जो कि तुम्हारे एनवायरमेंट के CO2 को एक्सेप्ट करने वाला होगा, और साथ ही साथ में RUBP भी होगा जो कि इनसाइड में जो वैक्यूल्स क्रिएट किया गया था स्टोर करने के लिए वहां से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्सेप्ट करने वाला होगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल में चलता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो लिखो, लिखो, these plants
हैव बोथ एक्सेप्टर पीईपी एंड आरयूबीपी। ठीक, पीपी, पीपी क्या करेगा यहां से, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एनवायरमेंट फ्रॉम, क्या बोलते हैं उसको, एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एनवायरमेंटल CO2 को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट एनवायरमेंटल CO2। और ये किसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट CO2 प्रेजेंट इन वैक्यूल्स इन मेसोफिल सेल्स। एक्सेप्ट CO2 प्रेजेंट इन वैक्यूल्स ऑफ मेसोफिल सेल। एक नोट करके यहां पे लिख लेना, केम पाथवे इंक्लूड्स ओनली मेसोफिल सेल। इसमें तुम्हारा बंडल शीथ सेल वगैरह नहीं आने वाला, इंक्लूड्स ओनली मेसोफिल सेल्स। तो ये है भाई तुम्हारा केम पाथवे। अब इसको मैं तुम्हारा थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। एंजाइम्स भी वही सारे यूज होने वाले हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी वही सारे यूज होने वाले हैं। ठीक है, एसिड, एसिड में इसमें कौन सा एसिड आएगा तुमको बता दूं मैं, मैलिक एसिड। एसिड में कौन सा एसिड आएगा, मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड तुम्हारा 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है, तो उसी मैलिक एसिड का जो है यहाँ पे कन्वर्जन होता है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेकर के 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाया, अब वो वैक्यूल में मैलिक एसिड जो रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, तो एक कार्बन उसमें से चला गया इसका। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैलिक एसिड बनाने के लिए और मैलिक एसिड को तोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड मेटाबॉलिज्म, मैलिक एसिड यहाँ पे बन रहा है और टूट रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। इसीलिए इसको पूरा बोलते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्लियर है इतना, इतने को नोट डाउन करो, डायग्राम में हल्का फुल्का बता दूंगा तुमको। अच्छा यहीं पे देख लो, यहीं पे बता देते हैं, ध्यान दो यहीं पे। ये जैसे मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा सेल, बाहर से आएगा CO2, CO2 अंदर आएगा, इसको पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, पीईपी, पीईपी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर वही सारा प्रोसीजर जाएगा, 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनाने तक का इसमें प्रोसेस करो, यहां से तुम्हारा ये आ जाएगा सीधा मैलिक एसिड तक। मैलिक एसिड करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को वैक्यूल्स में स्टोर कर देगा रात के टाइम पे। अब दिन के टाइम पे यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करेगा, अब इसको एक्सेप्ट करेगा यहां से आरयूबीपी। अब आरयूबीपी एक्सेप्ट कर लिया और यहां से ये अपना C3 साइकिल कंटिन्यू करेगा। ठीक है भाई, और भी प्रोसेस होते हैं, यहां से तुम्हारा पीईपी का रिजनरेशन भी किया जाएगा, सब चीज होगा। ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा हुआ था सब चीज वैसे ही होगा, बट ये तुम्हारा प्रोसीजर है ओवरऑल, ऊपर ऊपर से। इतना ही तुमको जानना है, डीप में जाकर करोगे क्या। ठीक है, इतना ही तुम्हारे काम का था। जल्दी नोट डाउन करो इसको फटाफट, केम पाथवे। डन, वेरी गुड। तो इतने में से हो गया भाई तुम्हारा इस पूरे चैप्टर का हर एक पॉइंट कवर। ठीक है, एक इमर्शन रेड ड्रॉप इफेक्ट एक आता है, और वहां से भी क्वेश्चन एक बार पूछा है, एक बार 2016 में आसपास में है आई थिंक, तो 2016 में एक बार वहां से क्वेश्चन पूछा था। और वो भी थोड़ा सा मतलब कि ऐसा भाई नीट वाले में ये समस्या हो जाती है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अगर क्वेश्चन दे दिया तो उससे वो जिस भी टॉपिक को रिलेट कर रहा होगा पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो वो समझ में ही नहीं आता फिर। क्लियर, नहीं तो वो समझ में ही नहीं आता। एक काम करते हैं, ये तुम्हारे लिए हैवी हो जाएगा, क्योंकि इमर्शन रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है ये मे भी तुमको ना करवाया गया रहे और मे भी करवाया भी गया रहे। मोस्टली लोगों को तो नहीं करवाया है, ये मैं कंफर्म हूं। क्लियर, मोस्टली लोगों को नहीं करवाया। हाँ, जो लोग नीट के प्रिपरेशन के लिए पहले से तैयारी में जुड़े हुए हो, हाँ, और उसी के बेसिस पे कोचिंग वगैरह भी कर रहे हो ऑफलाइन में, तब के केस में तुमको ये डेफिनेटली बताया गया, क्योंकि भाई नीट में पूछा जा चुका है, तो क्यों नहीं बताएंगे फिर इसको। ठीक है, तो एक है तुम्हारा इमर्शन रेड ड्रॉप इफेक्ट, लेकिन मैं इसको आज चलो नहीं करवा रहा। ठीक है, आज नहीं करवा रहे,
बायो के नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैं तुमको इसको करवा के भेज दूंगा, मतलब तुमको करवा देंगे तो हो जाएगा वहां पे भी, तो तुम्हारा वहां पे थोड़ा सा हल्का भी फील होगा, ठीक है। यहीं पे बर्डन बढ़ जाएगा, एक नया टॉपिक तो एक यहाँ पे देख ही लिए, ठीक। चलो तो नेक्स्ट अब हम लोगों का जो बचा हुआ है देखते हैं, मूड मार हुआ तो फिर रात में ही मतलब अभी करवा देंगे, बाकी देखते हैं। कल जो हम लोग का टेबल छूटा हुआ था भाई निपटाओ उसको पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। हाँ ये टेबल इसको खत्म करो आज पहले जल्दी। कल कहां तक किए थे, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ये 3 4 5 यहां तक हो चुका। अच्छा ये डज प्लांट हैव आर रूबिस्को, C3 प्लांट में यस, C4 प्लांट में नो। डज प्लांट हैव पीपीकेज, पेपकेज, पेपकेज, इसमें पेपकेज नहीं होता, इसमें पेपकेज होता है, ठीक है। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को, तो कौन सा सेल प्लांट का रूबिस्को रखा हुआ रहता है, तो रूबिस्को किसमें, C3 प्लांट में मेसोफिल सेल्स ही रहेगा। अच्छा नहीं भाई इसमें तुम्हारा आएगा रूबिस्को C4 प्लांट में, कहां पे आएगा, जो आरयूबीपी है आरयूबीपी के साथ बाइंड करवाने के लिए रूबिस्को का रिक्वायरमेंट होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट ऑलवेज लिख सकते हो, ठीक है। रूबिस्को यहाँ पे भी होगा बट नॉट ऑलवेज लिख सकते हो। अच्छा नॉट ऑलवेज नहीं, यस लिखना है वहां पे, यस लिखो, यस, क्लियर, ठीक है। जल्दी हो गया क्या, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे तो जल्दी हो पाएगा, लिखते चलते हैं चलो। रुक जा भाई, इतना मोटा काहे हो रहा है। यहाँ पे यस, यहाँ पे भी यस, रूबिस्को दोनों में होगा तब ना जाकर के करेगा, तभी जाकर के वो आरयूबीपी से बाइंड करवाएगा। अब डज प्लांट है पीपीकेज, तो पेपकेज इसमें नहीं होता, नो, पेपकेज इसमें होता है यस। इसमें क्या बोल रहा है, विच सेल्स इन द प्लांट हैव रूबिस्को, इसमें कौन सा सेल आ जाएगा, मेसोफिल सेल, इसमें कौन सा सेल आ जाएगा, बंडल शीथ सेल। शॉर्ट में लिखा हूं ना, स्पेस बना के लिख लेना। नेक्स्ट CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंसंट्रेशन, ये भाई दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये दिमाग लगाओ, अंडर हाई लाइट कंसंट्रेशन, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंसंट्रेशन, अंडर हाई लाइट कंसंट्रेशन, देखे हुए थे ना ये, C3 प्लांट में हाई लाइट कंसंट्रेशन अगर आएगा भाई तो वो तुम्हारा फोटोसिंथेटिक रेट को डिक्रीज कर देता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये लो, और यहां पे क्या आ जाएगा ये हाई, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज, लगाओ बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा जल्दी, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज, गुड गुड। चलो तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल, बोल रहा है वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी हम लोगों ने देखा हुआ था वहां पे कि अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है तब जाकर के फोटो रेस्पिरेशन होता है, लिखे थे हम लोगों ने पॉइंट। आज मैंने जो तुमको पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में O2 का कंसंट्रेशन के लिए बताया हुआ था, तो वहीं पे जो लिखे हुए थे कंडीशंस वहीं पे लिखे थे कि अगर फोटो लाइट का ज्यादा हो जाता है तब के केस में क्या हो जाएगा, यहां से वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, तो लो लाइट इंटेंसिटी में तो ये होगा नहीं, फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, जब लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा हो, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा हो या O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो, और इसमें तो नेग्लिजिबल, इसमें मेनली नो नहीं दिया हुआ है, नहीं तो नो होता, क्योंकि इसमें तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, क्लियर, होता ही नहीं है, तो यहाँ पे नो ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज नो होता। तो चलो नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल हो गया भाई। नेक्स्ट वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, उतार लो भाई इसको, अब ये तो अब समझ में आ चुका रहेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, ये हाई लाइट इंटेंसिटी में C3 प्लांट्स ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन करेंगे तो इसमें आ जाएगा हाई, और क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट एक्चुअली में यहाँ पे ये सारे जो लिखे हुए स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है मेरे को, वो तुम्हारे स्क्रीन में ठीक ठाक तरीके से दिख रहा है, तो इसीलिए मेरे को बार बार उधर जा जाके पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल ही नहीं है, पूरा ब्लर दिख रहा है,
नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, मतलब कम CO2 कंसंट्रेशन में फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा ये बोल रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन आया तो सीधा सीधा इसमें लिखो नेग्लिजिबल। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, तो लिखे हुए थे या तो CO2 का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए या फिर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोटो रेस्पिरेशन हाई, CO2 का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे हाई। ठीक है, फिर आगे अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, हाई CO2 कंसंट्रेशन, तो हाई CO2 कंसंट्रेशन पे फोटो रेस्पिरेशन दोनों ही केसेस में, इसमें भी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हाँ नेग्लिजिबल, और इसमें भी क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल, मतलब दोनों में ही फोटो रेस्पिरेशन, C4 में तो चलता ही नहीं है, C3 में भी तुम्हारा नेग्लिजिबल है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर ऑप्टिमम। ठीक है, टेम्परेचर ऑप्टिमम, तो टेम्परेचर ऑप्टिमम के लिए भाई इसमें तुम लोगों को लिखना है, इसमें से अलग अलग डेटा दिया हुआ रहता है। कहीं कहीं देखोगे तो इसको तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ये 20 से 25 में इसको ले लेगा और 30 से 40 में इसको ले लेगा, कहीं कहीं पे देखोगे तो 30 से 40 में इसको ले लेगा और 40 में उसको ले लेगा, हालांकि वो जाएगा ही नहीं। यहाँ पे लिखो 20 से 25 और इसमें कितना आ जाएगा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में तुम्हारा टेम्परेचर जो है ये अबव 40 डिग्री चला जाता है। तो इन दोनों में से एक बार मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा, अब अगर तुमको दूसरे किसी जगह पे बताए रहेंगे तो थोड़ा सा कंफर्म उनसे हो लेना भाई कि तुम श्योर हो कि नहीं, मतलब सामने वाले से पूछ लेना कि आप श्योर हो कि नहीं हो, फिर उस बेसिस पे यहाँ पे 40 को टिक कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मैंने जहां तक बुक्स वगैरह ऑब्जर्व किया हुआ है यही मेरे को सूटेबल लगा, तो मैं ये तुमको अभी लिखवा करके जा रहा हूं, बाकी इसके लिए तुमको देखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, इसके लिए एग्जाम्पल C3 प्लांट्स में हम लोगों ने टोमेटो वगैरह सब देखा हुआ था, इसके लिए तुम्हारा देखा हुआ था शुगर केन, ठीक है, सोरगम, ये सब देखा हुआ था। तो ये एग्जाम्पल इसका चिपका लेना भाई, यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ है क्या क्या प्लांट्स, नहीं प्लांट्स वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो कट ट्रांससेक्शन ऑफ अ लीफ बोल रहा है वहां पे, तो इसको अभी इग्नोर मारो। एग्जांपल्स मैंने तुमको पहले भी लिखवा दिया, यहाँ नीचे में चिपका लेना, बाकी सारे यही ऊपर को कल लिख लिए थे ना कि लिखना पड़ेगा उसको, देख लो भाई ऊपर के सारे लिखे थे ना कल, हालांकि ऊपर के सारे को तो मैंने बता भी दिया था।